नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस व राजकुमार। आज का ये लेक्चर हमारा क्या है, बल तथा गति के नियम यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या कर लिया था, मोशन के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली थी, ठीक है ना। तो जो मोशन वाला चैप्टर नहीं देखा है, फिजिक्स का हमारा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देखें। जो भी क्लास आपका फिजिक्स का छोटा हुआ सारे आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, हमने पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स साथियों, बायोलॉजी केमिस्ट्री पूरा पढ़ाया है। फिजिक्स अभी आपका 3 से 4 चैप्टर और बचा हुआ है, तो ज़रूर जाके आप पढ़ें जिनका भी साइंस कमज़ोर है। और हमसे पढ़ने के बाद अब साइंस में बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो चैनल पर नए जो होंगे सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे साइंस के लिए। और जीके करंट अफेयर्स का भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है, क्लास उसमें जुट जाती है। तो सब्सक्राइब करे रहें, आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि बल आखिर क्या होता है। हमने गति वाले चैप्टर में क्या देखा था कि मोशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि बल क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम बल है और लॉ ऑफ मोशन है। तो बल मेरे भाई क्या होता है, फोर्स। बल क्या है आपका, फोर्स, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स या तो हम कैसे लगा सकते हैं, या तो अपनी ओर खींचने के लिए किसी वस्तु को फोर्स कर सकते हैं, या धकेलने के लिए किसी चीज़ को हम फोर्स कर सकते हैं। यानी कि हम सिंपल भाषा में बोले पुल और पुश। क्या बोले साथियों, पुल और पुश, यही दोनों के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स का यूज करेंगे। पुल मतलब क्या हो गया, खींचना, है ना। किसी चीज़ को अगर खींचना है, पुल करना है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स, है ना। किसी चीज़ को पुश मतलब धकेलना है, तो उसके लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक तरह समझिए कि आपको दम लगाना पड़ेगा। वही चीज़ क्या है साथियों, आपका बल है। तो हम बोल सकते हैं खींचने तथा धकेलने की प्रक्रिया बल कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें थी नहीं। अब बल जो साथियों होते हैं वो यहाँ पर हमने दो प्रकार के लिए, एक यहाँ पर साथियों संतुलित बल है, एक आपका असंतुलित बल है। बल को दो प्रकार में और बांट सकते हैं। एक आपका होता है संपर्क बल, अगर हम सतह के कांटेक्ट की बात करें, एक होता है संपर्क बल और एक होता है आपका असंपर्क बल, ठीक है ना। एक आपका संपर्क बल होता है, एक आपका असंपर्क, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं संतुलित बल क्या होता है। देखो, संतुलित बल का मतलब क्या, बैलेंस फोर्स। ये बताइए, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो कोई भी चीज़ क्या होगा, कोई भी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट देखने का आपको मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या, विस्थापन है। जैसे मान चलिए मैं पूरा इसको हटाता हूँ, पूरा मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या साथी हो हमारे पास, कुछ ये है, इसको छोड़ो, ये हम एक बहुत बड़ा स्टोन ले लेते हैं। ये क्या हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है ना, पत्थर है, ठीक है ना। इसको क्या कर रहे हैं हम, अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये मान चलिए इसको अपनी तरफ हम खींच रहे हैं। तो अगर अपनी तरफ इसको खींचेंगे मतलब फोर्स का प्रयोग करेंगे, तो वस्तु हमारी यहाँ है, सुनो ध्यान से, ये पत्थर हमारा यहाँ है। तो अगर इसको हम खींच रहे हैं, अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं खींचने के लिए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि ये यहाँ से खिसकेगा, तो हम कुछ फोर्स जो कर रहे हैं, ये वस्तु यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, जहाँ तक हम खींचेंगे उसको, ठीक है ना। तो बल से क्या होगा मेरे भाई, आपका विस्थापन आएगा। यानी कि फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, उस चीज़ में, वस्तु में, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखने को हमें मिलेगा, ठीक है ना। अगर मान चलिए हम बल भी लगा रहे हैं फिर भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, वही मैं आपको, वही आपका क्या होता है, संतुलित बल होता है। सुनना ध्यान से जरा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, मैं अब आपको संतुलित बल समझा रहा हूँ। बल तो आप समझ गए, बल से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये अब आपका क्या है, फिर से पत्थर मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या पत्थर मान लेते हैं। अब मान लेते हैं इधर एक व्यक्ति है, इधर क्या साथियों का आपका, इधर एक व्यक्ति है ना, इधर एक व्यक्ति है और इधर भी एक आपका व्यक्ति है, ठीक है ना। इधर भी एक व्यक्ति है, इधर भी एक व्यक्ति है। दोनों क्या कर रहे हैं साथियों, फोर्स लगा रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अपनी ओर खींच रहा है और ये व्यक्ति अपनी ओर खींच रहा है। तो भाई दोनों अलग अलग खींच रहे हैं अपनी ओर तरफ। इसका मतलब क्या है, वस्तु में कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ वस्तु में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सर कब मिलेगा, कल कब नहीं मिलेगा, सुनो ध्यान से। अगर दोनों व्यक्ति समान फोर्स का यूज करें, ये भी उतना ही बल से खींच रहा है और ये भी उतना ही बल से खींच रहा है, तो क्या ये वस्तु जो है, ये वस्तु आपकी आगे बढ़ेगी क्या,
सर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स का यूज हो रहा है भाई, संतुलित बल हो रहा है। मान चलो बल का मात्रा, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। मान लेते ये व्यक्ति जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब चूंकि बल को न्यूटन में मेजर करते हैं, ये भी व्यक्ति 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बैलेंस हो गया ना। ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो बैलेंस फोर्स है। वस्तु में डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये वस्तु ना ही इधर जाएगी ना ही इधर जाएगी, जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। सो ये आपका क्या है? संतुलित बल, मतलब बैलेंस फोर्स का यूज हो रहा है। अब इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा आपका असंतुलित बल, यानी कि नॉन बैलेंस फोर्स। क्या हो जाएगा? नॉन बैलेंस फोर्स आपका हो जाएगा। क्या नॉन बैलेंस फोर्स में वस्तु में हमें विस्थापन देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है नॉन बैलेंस फोर्स, मतलब बैलेंस फोर्स बैलेंस नहीं है। बल आपका संतुलित का यूज नहीं हो रहा है। कोई अगर ज़्यादा दम लगा खींच रहा है तो कोई कम लगा खींच रहा है। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर ताकत की कमी आई तो चीज़ों में स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही फिर समझते हैं, एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब फिर से वही हम पत्थर यहाँ पर ले लेते हैं, पत्थर ले लिए, अब 2 व्यक्ति यहाँ पर हम ले लेते हैं। एक व्यक्ति ये ले लिए, अब एक व्यक्ति हम ये ले लिए, ठीक है ना। दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी ओर, ये भी अपनी ओर खींच रहा है और ये भी अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है ना। तो दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी ओर खींच रहे हैं। अब ये व्यक्ति जो ये वाला जो व्यक्ति अब की बार है, ये व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा पावर से खींच रहा है, ज़्यादा दम लगा खींच रहा है, और ये व्यक्ति थोड़ा सा कम दम लगा खींच रहा है। तो किधर भागेगा? ये वस्तु किधर जाएगी? तो बोलेंगे सर जो ज़्यादा दम लगा रहा है उसकी ओर वस्तु आएगी, तो दम ज़्यादा। अब इसको हम फिजिक्स के भाषा में देखते हैं। मान चलिए ये आपका 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये आपका 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो डिफरेंस आ गया ना। अरे भाई 10 न्यूटन और 5 न्यूटन क्या एक ही है? नहीं, अलग अलग है। तो कौन ज़्यादा है? 10 न्यूटन। तो वस्तु आपका इधर की ओर आएगी। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस फोर्स नहीं है। तो बैलेंस फोर्स नहीं होगा तो वस्तु में विस्थापन देखने को मिलेगा। बस ये आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। चलिए वही सारा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। संतुलित बल ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगाए गए बल से वस्तु में गति नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। संतुलित बल में वस्तु गति ही नहीं करेगी, जहाँ पर है वहीं पर रहे, क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है। और गति वस्तु किस में करेगी? गति किस में करेगी? आपका असंतुलित बल में, क्योंकि असंतुलित बल में एक तरफ ज़्यादा बल लगता है, एक तरफ कम बल लगता है। तो जिधर ज़्यादा बल लग रहा है वस्तु उधर की ओर गति करेगी या उधर की ओर विस्थापित हो गई, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई घर्षण की। किसकी बात करते हैं? घर्षण की। घर्षण आपने नाम तो जरूर ही सुना होगा। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि नोट्स जो साइंस का देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत लोग रिव्यू देखने को मांगते हैं, जब लेते हैं तो देख सकते हैं ये नोट्स आपका, ठीक है। तो ये नोट्स जिसके पास नहीं है थोड़ा उसको स्टडी करने में दिक्कत हो सकता है। और ये नोट्स आपका साथियों पेड है, मैं जो है आपको बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये नोट्स आपके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन करना स्टडी के लिए एकदम महा जरूरी। बिना रिवीजन के आप साथियों नहीं तैयारी अच्छा हो पाएगा ना। जब हम थ्योरी पढ़ा दें उसके बाद आपको रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप लिखने बैठिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो नोट्स लेने के लिए मात्र 99 प्राइस है। आप पेमेंट करें 8540997350 पर, और यही आपका व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको नोट्स पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी जीके करंट अफेयर्स का नोट्स जो भी होता है हम अपने टेलीग्राम साइंस बराज का टेलीग्राम जुड़ जाइए, वो आपका फ्री रहता है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं जीके। और बाकी कुछ भी होता है जीके का नोट्स, मैथ का नोट्स, रीजनिंग का नोट्स, है ना, करंट अफेयर्स का नोट्स, वो हम फ्री में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन साइंस का क्लास हमारा क्या रहता है, मतलब PDF क्या रहता है, नोट्स आपका पेड रहता है। तो साइंस बाय राजकुमार टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। फ्री PDF आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं घर्षण क्या होता है। देखिए घर्षण आपने जरूर सुना होगा ना, ठीक है ना। घर्षण नाम तो आपने सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर्षण नाम आपने नहीं सुना होगा। तो आखिर क्या होता है घर्षण? घर्षण क्या होता है सर? कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता? कैसे नहीं होता? बिल्कुल होता है, पढ़ ही लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु पर किसी गतिमान वस्तु पर, अरे भाई ये काम नहीं करता सही से, हाँ, किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाली वह बल जो गतिमान वस्तु के गति का विरोध करे घर्षण बल कहलाता है। ज़्यादा समझ नहीं आया ना, अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो घर्षण बल क्या होता है मेरे भाई, ये अपोजिट कार्य करने वाला बल है।
ये कैसा बल है, ये अपोजिट कार्य करता है। किसके अपोजिट कार्य करता है? ये साथियों मान के चलिए कि आप जो मेरे भाई हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये फुटबॉल, यहाँ पर ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल आपका इस तरफ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये मान चलिए आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है, ग्राउंड में जो आपका है फुटबॉल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये फुटबॉल आपका है, ग्राउंड में फुटबॉल आपका मोशन कर रहा है, ठीक है ना। क्या फुटबॉल कभी रुकेगी क्या? अरे रुकेगी कि नहीं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल रुकेगी। धीरे धीरे मान चलिए फुटबॉल को पैर से बहुत ज़ोर से इसको किक करते हैं, इसको किक करें तो मैदान में ये बहुत ग्राउंड में बहुत तेज़ी से गति कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ये गति स्पीड ही करेगा, गति इसका धीरे धीरे क्या होगा, स्लो होगा, और एक ऐसा समय आएगा कि ये फुटबॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्या होगी, रुक जाएगी। क्यों रुका? अरे क्यों रुका? क्योंकि मेरे भाई फुटबॉल ज़मीन पर चल रहा था, तो फुटबॉल का जो पार्ट था, फुटबॉल जिससे बना है फुटबॉल का पार्ट, और ये ज़मीन पर चल रहा है, ज़मीन के बीच फुटबॉल और इसके बीच क्या करता है, घर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? फ्रिक्शन फोर्स आपका कार्य करता है, ठीक है ना। और अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो रुका ये। अगर मान चलिए फुटबॉल मान चलिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता तब तो ये और तेज चलता, रुकता ही नहीं कभी, समझ रहे ना। लेकिन फुटबॉल तो रुकता है, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो है फुटबॉल मान चलिए इधर गति कर रहा है तो घर्षण बल इसके यहाँ पर लग रहा है। नहीं समझ आया? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, समझ तो आ ही गया होगा लेकिन फिर से क्लियर कर। मान चलिए आपका फुटबॉल है, ठीक है ना, ये फुटबॉल है। तो फुटबॉल जो गति कर रहा है, ये फुटबॉल की सतह जो है इसके और ये जमीन की सतह पर जो है एक बल कार्य करता है। ये आपका जमीन है और ये आपका क्या है, फुटबॉल है। इन दोनों के बीच क्या करता है, एक बल कार्य करता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो गति बल कैसे कार्य करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से कार्य करता है। अगर ये फुटबॉल इस तरह से गति कर रही है तो ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। तो भाई अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रुकेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ घर्षण क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल होता है किसी गतिमान वस्तु पर, इसीलिए गतिमान वस्तु रुक जाती है। अब मैं दैनिक जीवन में अगर इसके उदाहरण की बात करें डेली लाइफ में, जैसे कि मैं अभी ये लिख पा रहा हूँ कुछ भी, ये जो लिख पा रहा हूँ ये घर्षण बल के कारण ही मैं लिख पा रहा हूँ। ये क्या, मैं घर्षण बल के कारण नहीं लिख पा रहा हूँ। आप कॉपी पर लिख रहे हो कलम से, पेन से, हैं, दैट इज ऑल्सो यूज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वो भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का यूज है, ठीक है ना। अब आप चल पा रहे हो, अगर आप चलते हैं तो आपके पैरों के जो चप्पल है और रोड पर क्या लगता है, घर्षण बल कार्य करता है। आप चल पा रहे हो, आप कॉपी पर लिख पा रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें मेरे भाई क्या है, आपका घर्षण के क्या है, समझिए कि अनुप्रयोग, घर्षण के ये उपयोग है। समझ गए ना बात को? चलिए, तो घर्षण का उपयोग आप समझ गए होंगे। और चीज़ें मैंने यहाँ पर जो लिखी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। घर्षण को क्या कहते हैं, घर्षण को क्या कहते हैं, इसे हम गति विरोधी बल कहते हैं। क्या इसमें कोई नई बात है क्या? अरे घर्षण को गति विरोधी बल कह रहे हैं, क्या इसमें कोई नई बात लिखी है? नहीं लिखी है, मैंने फिर भी आपके लिए लिख दिया है, इसलिए कि किसी किसी को अलग लगता है ये गति विरोधी बल क्या है, तो इसलिए इसको गति विरोधी बल क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये गति का विरोध करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यह वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करता है, बोल ही दिया है। यह दो सतहों के बीच कार्य करता है, वैसी बात सतह के बीच कार्य कर रहा है। जैसे हम मान चलिए कि चल रहे हैं, हम चल रहे थे, हमारा जो चप्पल है स्लीपर, चप्पल का सतह हो गया और ज़मीन का सतह, चप्पल का पार्ट और ज़मीन का, दोनों सतहों के बीच क्या कर रहा है, ये कार्य करता है। तभी तो हम मान चलिए कि धीरे धीरे चलेंगे तो रुक जाएंगे हम, ठीक है ना। अब मान चलिए हमको तेज़ चलना है तो हम क्या अपना पैरों को तेज़ बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो घर्षण बल कितना भी गति का विरोध करेगा तो हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम गति को अपना लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर आप गति को लगातार बढ़ा रहे हैं तो घर्षण बल समझिए कि आपको नहीं रोक पाएगा। अब आप गति ही कम चल पा रहे हैं तो घर्षण बल आपको रोक देगा। समझ गए क्या बात को? उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, जिस तरह से मैं बात करूँ, जैसे कि एक बार और बोलता हूँ, फुटबॉल को बात करते हैं। ये फुटबॉल क्या कर रहा है, ग्राउंड में गति कर। अगर ये फुटबॉल गति बहुत ज़्यादा है, फुटबॉल बहुत तेज़ी से मोशन कर रहा है ग्राउंड में, तो क्या वो तुरंत रुकेगी? घर्षण बल, उसको घर्षण बल तो लगना तुरंत स्टार्ट होगा जैसे ही वो गति करेगी। क्या वो तुरंत रोक देगा? जो फुटबॉल बहुत तेज़ी से मोशन कर रहा है तुरंत तो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि मोशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, गति बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा लेट से रुकेगा, ठीक है ना। तो वही बात है, अगर गति ज़्यादा रहेगी तो घर्षण बल थोड़ा सा कम कार्य करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी आपके लिए है, कार का रोड पर चलना तो उनके पहिए और सड़क एक दूसरे के संपर्क में होती है और घर्षण उनकी गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो मैंने आपको बोल दिया कि अगर कार रोड पर चल रहा है तो कार का पहिया हो गया और रोड, उन दोनों के बीच क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो इसलिए जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होती है, वहाँ पर रुक जाती है, ठीक है ना। चलिए,
घर्षण का मुख्य कारण वस्तुओं की सतह का खुरदरा या चिकना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ नहीं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें है, ठीक है ना। बोला कि घर्षण का मेन रीजन क्या है, घर्षण आखिर क्यों भाई होता है, घर्षण होता ही क्यों, होता क्यों है, तो ये होता है मेरे भाई रफ सरफेस, रफ और स्मूथ, इसी दोनों कारण क्या होता है, इसी दोनों कारण क्या होता है, घर्षण हमें देखने को मिलता है। एक तो रफ सरफेस, एक आपका स्मूथ सरफेस, यही दोनों सरफेस होगा मेरे भाई, एक होगा खुरदरा, एक होगा चिकना, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है क्या। तो बोले घर्षण का मेन रीजन क्या होता है, तो खुरदरा वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट का, यानी कि सरफेस का रफ होना या स्मूथ होना, ठीक है ना। चलिए, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जो आपका हमेशा घर्षण के द्वारा कार्य होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरे भाई ये विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए ये क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ गए ना। अब यहाँ पर हमारे क्या है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फिर घर्षण के हम प्रकार को देखेंगे, ठीक है ना। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है मेरे भाई, घर्षण सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है, खुरदरे सतह पर घर्षण बल का मान अधिक होता है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर सतह खुरदरा है तो घर्षण बल ज़्यादा होगा, अगर सतह चिकना है तो घर्षण बल कम होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, जो आपका कार जो होता है, जो खिलौना वाला कार आपने ज़रूर देखा, उसमें 4 छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं। उस खिलौने वाले कार को आप अपने घर की जो फर्श है उस पर चलाओ और मिट्टी पर चलाओ, तो किस पर ज़्यादा चलेगा, तो आप बोलेंगे सर जो घर की फर्श है पक्की वाली उस पर वो ज़्यादा तेज़ चलेगा, और जो मिट्टी वाली है सड़क उस पर वो कम तेज़ चलेगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी वाली क्या है, उबड़ खाबड़ है, खुरदरी है, वहाँ घर्षण बल ज़्यादा कार्य कर रहा है, पहियों के बीच, पहियों पर जो है घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के द्वारा, इसलिए जो है घर्षण बल ज़्यादा है और वो गति कम कर रही है। वही घर की फर्श पर बात करें तो वहाँ पहियों पर जो फर्श की सतह है वो घर्षण बल पहियों पर कम लगा रहा है, इसलिए आपका वो थोड़ा तेज़ चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, चिकना सतह पर घर्षण बल कम है, खुरदरा सतह पर घर्षण बल ज़्यादा है। इसमें तीनों चीज़ मैंने एक ही लिखा है, मैं फिर से बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए आप, घर्षण बल का मान संपर्क की वस्तुओं के पदार्थों पर निर्भर करता है, घर्षण बल का मान सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये तीनों पॉइंट एक ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है इसमें। मैं इसलिए लिख दिया हूँ तीनों पॉइंट साथियों, ताकि जो है आप अगर एग्जाम में क्वेश्चंस दे दे कि घर्षण बल के बारे में क्या सही है, तो इस तरह से अगर देगा तो आप कंफ्यूज ना हो, वैसे समझने वाले जो है आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखिए संपर्क की वस्तुओं पदार्थों पर सतहों की प्रकृति, सारा ये जो मैंने बोला सारा उसी का खेला है, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, समझ गए ना बात को। चलिए, दूसरा बात इसमें है, भार बढ़ने पर घर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। अब सीधी सी बात है, अब बताइए, आप घर की फर्श पर, अब घर की फर्श ही ले लेते हैं, घर की फर्श पर जो है मान लेते हैं कि चलिए एक कुछ भी ले लेते हैं, एक 20 kg का पत्थर ले लेते हैं और एक 5 kg का पत्थर ले लेते हैं, दोनों को हम समान सतह पर गति कराते हैं, तो कौन सबसे तेज़ गति करेगा, तो बोलेंगे सर जो हल्का है वो तेज़ गति करेगा और भारी वाला जल्दी रुक जाएगा। सिंपल सी बात है, भार बढ़ाने पर घर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है, समझ गए ना, सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं घर्षण के प्रकार, क्या देखते हैं मेरे भाई, घर्षण के प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या, स्थैतिक घर्षण, दूसरा सर्पिल घर्षण या गतिक घर्षण बोलते हैं इसको, लोटनिक घर्षण, तरल घर्षण, ये चारों देखते हैं फटाक से। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो और विरामावस्था में हो तो उनके बीच जो घर्षण लगेगा वो कौन सा घर्षण बल होगा, स्थैतिक घर्षण बल होगा, ठीक है ना। क्या है इसका मतलब, मैं बताता हूँ। सिंपल है मेरे भाई, कोई वस्तु अगर विराम में है तो उस पर जो घर्षण बल लग रहा है वो आपका क्या है, स्थैतिक घर्षण। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पत्थर रख देता हूँ, ये हमारा क्या है, स्टोन है, पत्थर है, तो ये अभी विराम में है, ये गति नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में आपका विराम में है। तो ये कहाँ पर रखा हुआ, ये आपका ज़मीन पर ही रखा हुआ, ये कहाँ पर रखा हुआ, ज़मीन पर। तो ज़मीन जो इसके ऊपर बल लगा रही है वो कौन सा घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल। बस सिंपल, विराम में कोई वस्तु है तो उस पर स्थैतिक घर्षण बल लगेगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसी का जस्ट इसमें उल्टा हो जाएगा, सर्पिल घर्षण का, इसको गतिक घर्षण भी बोलते हैं। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जो बल लगेगा वो आपका क्या होगा, सर्पिल घर्षण बल या गतिक घर्षण बल। बस कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना।
जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो सतहों के बीच लगने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे मान लो अब ये पत्थर था, अब ये पत्थर क्या कर रहा है, गति करने लगा, ये क्या करने लगा, गति करने लगा। तो गति करने लगा तो ज़मीन जो इस पर बल लगा रही है, ज़मीन के और घर्षण का, ये आपका पत्थर का सतह है और ज़मीन का सतह है, दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो आपका क्या है, घर्षण, कौन सा, सर्पी घर्षण बल है या गतिक घर्षण बल है। सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोटनिक घर्षण बल। देखिए नाम से ही पता है, लोटनिक मतलब लुढ़केगा, लोटनिक मतलब क्या, लुढ़केगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एक व्यक्ति है, एक ट्रॉली को खींच रहा है। इस चित्र में व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ट्रॉली को खींच रहा है। तो आप मान के चलिए कि इस ट्रॉली को अगर खिसका के ले जाता, धकेल के ले जाता तो थोड़ा सा टफ था ले जाना, टफ था कि नहीं, बिल्कुल टफ था, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता। लेकिन इस ट्रॉली में क्या, एक पहिया लगा हुआ। इस ट्रॉली में क्या मेरे भाई, इस ट्रॉली में लगा हुआ है एक पहिया। इस ट्रॉली में क्या लगा हुआ है, एक पहिया। ये पहिया जब सड़क पर चलता है, रोड पर, तो ये पहिया क्या करता है, घर्षण बल को कम कर देता है। जब घर्षण बल को कम कर देगा तो क्या चलेगा, ये तेज चलेगा, क्योंकि आपको पता है गति का उल्टा आपका घर्षण होगा। घर्षण बल अगर ज़्यादा है तो गति कम होगा, अगर घर्षण बल कम है तो गति ज़्यादा होगा, उल्टा होता है, समझ गए ना। तो ये पहिया जो साथियों जब चलता है सड़क पर, तो ये पहिया क्या करता है, घर्षण को कम करता है, जिससे आसानी से इस ट्रॉली को खींचा जा सकता है। समझ गए बात को ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, लोटनिक घर्षण का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तरल घर्षण देखते हैं। देखिए तरल, तरल का मतलब जो मेरे भाई होता है, कई लोग समझते हैं तरल का मतलब सिर्फ द्रव होता है, नहीं मेरे भाई। तरल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में केमिस्ट्री जब पढ़ा रहा था, मैटर्स चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इस वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि मैटर्स यानी कि द्रव, यानी कि इसी में हम पढ़ते हैं ठोस द्रव गैस को पढ़ते हैं। तो तरल जो होता है आपका मेरे भाई, तरल, तरल का मतलब आपका क्या होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। तरल का मतलब आपका द्रव भी होता है और गैस भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब कोई वस्तु तरल पर या तरल में गति करती है तो तरल द्वारा उस पर लगाया गया बल तरल घर्षण है। यहाँ पर तरल यूज कर रहा है, मतलब द्रव और गैस दोनों का यहाँ पर प्रयोग होगा। द्रव में भी देखेंगे तरल घर्षण बल और आपका वायु में भी देखेंगे। देखिए कैसे होता है। मैं पहले तरल बला लेके चलता हूँ आपको, तरल बला मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जब पानी में तैरिएगा, पानी क्या है, पानी में जब आप तैरिएगा तो आप मान चलिए इधर से तैर रहे हैं, आप क्या साथी हुए, इधर से तैर रहे हैं, ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, एक मिनट फिर से मैं बताता हूँ, ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, पानी है, ठीक है ना। और ये आपका व्यक्ति है, मतलब आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, इधर तैरिएगा, इधर क्या होगा, तैरना है आपको। तो पानी की उल्टी दिशा में आप तैरिएगा, पानी भी आपके पर उल्टा दिशा में बल लगाएगा। आप जब तैरने का कोशिश करते हैं तो पानी क्या करता है, आपको धकेलता है, नहीं तैरने देता है आपको, लेकिन आप फोर्स लगा के आगे बढ़ते हैं ना। अरे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये जो पानी यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, तो ये आपका क्या है, तरल घर्षण बल है। क्या है, तरल घर्षण बल है। वही अगर वायु में बात करें, जैसे कि हवाई जहाज जो विमान, आपका विमान जो उड़ता है, वहाँ पर तो तरल फोर्स नहीं लगाएगा, वहाँ पर वायु फोर्स लगाता है। वायु क्या करता है, विमान के बॉडी पार्ट जो उस पर बल लगाता है, समझ गया ना। तो वहाँ पर जो बल लग रहा है वो वायु वाला घर्षण बल है, और यहाँ पर जो ये जल वाला है, यानी कि द्रव वाला है। तो चूँकि वायु और द्रव दोनों ही तरल होते हैं, इसलिए इनको तरल घर्षण बल बोल रहे हैं। पानी वाला जहाज आप ले सकते हैं, जो जहाज चलता है पानी में, पानी भी क्या करता है, जहाज के बॉडी पर फोर्स लगाता है, उसको बढ़ने नहीं देता, लेकिन तो वो अपनी फोर्स से बढ़ने का प्रयास करता है, समझ गए। तो ये आपका क्या है, तरल घर्षण बल है। उम्मीद है कि तरल घर्षण बल समझ गए। यहाँ पर देखिए, अगर पूछ ले, अरेंजमेंट पूछ ले, आरोही क्रम में दर्शाने बोल दो, तो पहले स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा, उससे कम सर्पी घर्षण, उससे भी कम आपका लोटनिक घर्षण। तरल घर्षण का बात नहीं किया गया, क्योंकि तरल घर्षण में वायु द्रव दोनों होता है, ठीक है ना। तो यही तीन को आपको पूछेगा, बोल देगा घर्षण बल का सही आरोही क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में दर्शाएं। तो पहले स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा, सर्पी घर्षण इससे थोड़ा सा कम, और सर्पी घर्षण से भी कम आपका लोटनिक घर्षण। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब घर्षण के लाभ देख लेते हैं। घर्षण के लाभ क्या होगा, हम जो ज़मीन पर चल पाते हैं ये घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, हम जो ज़मीन पर चल पाते हैं ये आपका घर्षण के कारण ही चल पाता है, ठीक है ना। ब्रेक, अब हम किसी गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक का जो रबर है वो पहिया में सटेगा, तो घर्षण बल उत्पन्न होगा, वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक पा रहे हैं, तो हमारा, चूँकि हमें ज़रूरत है, हमें पता है कि नहीं अब हम गाड़ी को रोकना चाहिए, तो ब्रेक लगाएंगे, रुक जाएगा, तो हमारे फ़ायदे के लिए है, ठीक है ना। आग जला पाना, आप पत्थर को पत्थर से रगड़िएगा तो वो जल जाएगा। ना सिर्फ पत्थर को पत्थर से, अगर आप हाथ से हाथ रगड़िएगा ना अपने हाथों में, वहाँ भी देखिएगा आग उत्पन्न होने लगता है, होता है कि नहीं, कभी आप ट्राई करिए।
अपने हाथों को हाथों से रगड़िएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, समझ गए ना। तो ये सब हमारे क्या है, घर्षण के लाभ है। अब हमें आग की ज़रूरत है। आपको पता है कि पहले के प्राचीन इतिहास जब पढ़े होंगे तो उसमें साथियों आपका जो है उसमें आग जलाने का जो खोज हुआ, पत्थर से पत्थर आग जलाने का, उसमें मतलब पत्थर से पत्थर रगड़ के आग को जलाया गया था, आपने पढ़ा होगा। तो आग उस समय जरूरी था तो फ़ायदेमंद हुआ ना, क्योंकि उस समय नहीं पता था आदि पुरुष को, आदि मानव को कि आग जलाने से मतलब क्या बोलते हैं, घर्षण से ये आग जल रहा है। लेकिन हमें वो पता है, तो आपको ध्यान रखना, आग जलाना पाना ये हमारे लाभ है, ठीक है। चौक से श्याम पट पर लिखना। श्याम पट का मतलब ब्लैक बोर्ड जो होता है। अब तो कहीं पर भी ब्लैक बोर्ड नहीं है, लेकिन अभी भी जो विद्यालय स्कूल है उसमें ब्लैक बोर्ड, सरकारी जो स्कूल है उसमें ब्लैक बोर्ड अभी भी रहता है और उसमें चौक से पढ़ाया जाता है। तो चौक से श्याम पट पर लिख पा रहे हैं, वो भी घर्षण के लाभ है। हानि क्या है, अब देखिए मशीन आपका देखा होगा आपने, मशीन के पार्ट पुर्जे जो मेरे भाई है वो घिस जाते हैं। अब चूँकि मशीन लगातार काम करती है, उसका पार्ट पुर्जा क्या हो, घिस जाएगा। घिस जाएगा कि नहीं घिस जाएगा। आप भी किसी मशीन से, जैसे देखिए कुछ काटने वाला होता है, कोई काटने वाला होता है, उससे कुछ चीज़ काटिएगा तो एक समय ऐसा आएगा वो क्या होगा, बराबर यूज करने से वो जो काटने वाला है वो क्या घिस जाएगा, पतला हो जाएगा। तो वो हमारी हानि है। हानि हो गया ना भाई, मशीन ख़राब हो गया, हमारा पतला हो गया, फिर दोबारा मशीन हमको लगाना पड़ेगा, तो वो हानि ही है, ठीक है। मशीनों की दक्षता घट जाता है। अब मशीन मोटे से पतला हो गया है ना, उसका जो पहले आकृति था उससे कम हो गया, तो दक्षता घट जाएगा, मतलब पहले जितना काम कर पा रहा था अब वो उतना काम नहीं कर पाएगा, तो हमारे लिए हानि है ये। तो ये घर्षण के क्या है, हानि है, ठीक है ना। अब मेरे भाई देखते हैं, घर्षण वाला पूरा खत्म होता है आपको। गति का, अब देखते हैं गति का नियम। गति का नियम किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन ने। न्यूटन के बारे में हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं। प्रथम नियम क्या है, देखिए प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम मेरे भाई कुछ भी नहीं कहता है, बस इतना कहता है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है या कोई वस्तु अगर गति में है तो वो उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर हम कुछ बाह्य बल ना लगा दें। वो आपका क्या है मेरे भाई, गति का प्रथम नियम है। और गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या, नहीं समझे एक बार मैं एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ, पढ़ भी देता हूँ। प्रथम नियम बताता है, एक बार पढ़ देता हूँ। प्रथम नियम बताता है कि प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में तब तक स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। जैसे कोई सीधा रोड है हमारा, सीधा रोड पर अगर हम चल रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, मतलब हम उसी अवस्था में रहेंगे। अगर हम रुके हैं वहाँ पर तो हम रुके ही रहेंगे, समझ रहे हैं बात को। यानी कि हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहेंगे जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। समझ पाए मेरे भाई, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई पत्थर रखा है तो वो रखा ही रहेगा। अगर हम उसको मतलब वहाँ से हटकाना चाहे, उसको हम हटाना चाहते हैं तो हमें क्या बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अगर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो आपका पत्थर जहाँ का था वहीं रहेगा। तो ये आपका क्या मेरे भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, समझ गए ना। अब कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करता रहेगा। अगर हमें उसे रोकना है तो हमें बल लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, या आप लॉ ऑफ गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, फर्स्ट नियम को, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़े, पटाख से बढ़ते हैं, पटाख से। अब थोड़ा सा जड़त्व के बारे में देख लेते हैं, आखिर जड़त्व क्या होता है, ठीक है ना। इनर्शिया ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए जड़त्व क्या है मेरे भाई, ये प्राकृतिक गुण है किसी भी पदार्थ का। जड़त्व क्या है, किसी भी पदार्थ का प्राकृतिक नेचुरल गुण है, समझ गए ना बात को। जड़त्व का एग्जैक्ट मतलब सर क्या होता है, देखो पहली बात तो मैंने बोल दिया, क्या ध्यान रखना, जड़त्व क्या एक प्रकार से प्राकृतिक गुण है, नेचुरली है ना, नेचुरली आपका गुण है, प्रॉपर्टीज है किसी भी पदार्थ का। देखिए जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अब देखिए अच्छे समझते हैं, अभी मैंने आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ जस्ट पढ़ाया है। फर्स्ट लॉ मैंने आपको क्या पढ़ाया, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर हम बाह्य बल ना कार्य करेंगे। पत्थर अगर रखा था मतलब वो विराम में है, अगर उसे हम हटाना चाहे तो हमें क्या बल लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। लेकिन जड़त्व क्या होता है, पत्थर जो रखा था अगर हमें उस पत्थर को हटाना है वहाँ से तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर हम बल लगा रहे हैं पत्थर को हटाने के लिए तो पत्थर उस चीज़ का विरोध करेगा। सर क्या विरोध करेगा, अब आप सोच क्या रहे हो, पत्थर को हटाना चाहते हो, अब पत्थर विराम में है, पत्थर को हटाओगे मतलब पत्थर वहाँ से हटेगा, मतलब पत्थर गति करेगा। बात यही चाह रहे हो ना आप।
आप भी ये सोच रहे हैं कि पत्थर विराम में है, चलो पत्थर को हटा के उसको गति कराते हैं। पत्थर को हटा के हम क्या कराते हैं, उसको गति कराते हैं। मतलब कि आप पत्थर की अवस्था को चेंज करना चाह रहे हैं। समझ पाए क्या नहीं समझ पाए? पत्थर बेचारा विराम में था, आप फोर्स लगाकर उसको क्या करना चाह रहे हैं, गति करना चाह रहे हैं। लेकिन पत्थर क्या करेगा, उस चीज़ का विरोध करेगा। पत्थर बोलेगा भाई मैं विराम में हूँ, विराम में ही रहूँगा, मैं गति में नहीं जाऊँगा। मतलब वो क्या, अपने अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध कर रहा है। लेकिन आप फोर्स लगा के उसको क्या कर, उसके विरोध को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। समझ रहे मेरे भाई बात को? तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। अगर आप उसकी अवस्था को बदलोगे तो वो उस चीज़ का विरोध करेगा। कौन? पदार्थ। नहीं समझे? फिर से एक बार बोलता हूँ, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, चाहे वो विराम में है चाहे वो गति में है, वो उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा। अगर आप उसकी अवस्था को चेंज करना चाहते हैं तो वो उस चीज़ का विरोध करेगा। यही मेरे भाई जरूरत कहलाता है। इससे ज़्यादा मैं आपको अब नहीं समझा सकता। अगर कोई नहीं समझा है तो और कोई टीचर आपको समझा भी नहीं सकता, इतना मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरा खुल के बता दिया। समझ गए? चलिए, जरूरत की खोज गैलीलियो ने की। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जरूरत की माप है। क्या कहने का इसका मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है कि जरूरत जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जरूरत ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जरूरत कम होगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं बताया था, यहाँ पर एक 50 केजी का पत्थर है। क्या है साथियों? ये 50 केजी का पत्थर है। और यहाँ पर एक साथियों 10 केजी का पत्थर है। आप हमें बताइए दोनों विराम में है। दोनों क्या है? विराम में है। दोनों ज़मीन पर रखा हुआ विराम में है। अब इस दोनों को आप गति करना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है इसकी अवस्था को हमें परिवर्तन करना है। दोनों विराम में है, दोनों को गति में लाना है। तो बताइए किसको जल्दी आप गति में ला सकते हैं? तो आप बोलेगा सर हम ये जो 10 केजी वाला है ये तो हल्का है, इसको हम जल्दी फोर्स करके बल लगा के इसको जल्दी से गति हम करा सकते हैं। लेकिन 50 केजी वाले को जल्दी हम गति नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा है। ये अपनी अवस्था का परिवर्तन एकदम बहुत ज़ोर से करेगा क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा है। और बेचारे 10 केजी वाला जो है इसका वज़न कम है, ये अपने अवस्था का विरोध करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका जड़त्व है वो आपका द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम होगा। ठीक है, चलिए। अब जड़त्व क्या होते हैं मेरे भाई? 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है? अभी जो मैंने पत्थर वाला बताया था ना, वही आपका क्या है? विराम का जड़त्व। कैसे सर? नहीं समझ आया। जैसे देख लीजिए, जो विराम में चेंज होने से विरोध करे, यानी कि जो वस्तु विराम में है और वो उसकी अवस्था का मतलब विराम में चेंज होने से विरोध करेगा, वो आपका विराम का जड़त्व होगा। और जो गति से चेंज होने में विरोध करेगा वो आपका गति का जड़त्व। जैसे पत्थर था अभी आपका, पत्थर विराम में, पत्थर को हम हटाना चाहते हैं, गति कराना चाहते हैं, तो वो उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? विराम का जड़त्व हो गया। अब जैसे आपका गति का जड़त्व आपको बताते हैं। जैसे मान चलिए बस आपका गति कर रहा है, बस आपका क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो बस अगर अचानक रुक जाएगा, अब बस गति कर रहा है, बहुत स्पीड में बस चल रहा है और बस को आप अचानक रोकना चाहते हैं, मतलब विराम में लाना चाहते हैं, तो बस को अचानक रोकिएगा तो तुरंत बस नहीं रुक जाएगा। ब्रेक अगर मारिएगा भी तो बस तुरंत नहीं रुकेगा, थोड़े से दूर में जाके वो रुकेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो अपनी अवस्था का विरोध कर रहा है। बस गति में चल रहा है, वो विराम में आप लाना चाह रहे हैं उसको, लेकिन वो विराम में आना चाह नहीं रहा है। समझ गया ना? इसलिए जब ब्रेक मारते हैं तो वो जल्दी नहीं रुकता है, थोड़ा दूर आगे जाके रुकता है वो। समझ गए बात को? और बताता हूँ मैं विराम का जड़त्व आपको और अच्छे से बताता हूँ। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, बस की सीट है उसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना? बस की सीट है उसमें आप बैठे हुए हैं, बस अभी विराम में है, बस गति नहीं कर रही है। बस के साथियों गति नहीं कर रही है। अब बैठे हैं आप, तो आप भी विराम में हैं, बस विराम में है, आप भी विराम में हैं। तो साथियों जैसे बस स्टार्ट होगी, मतलब कि बस गति कर रही है। अब बस विराम में थी, बस में बैठे थे आप भी विराम में थे, अब बस गति करेगी, मतलब साथियों आप क्या गति हो जाएगी। तो साथियों जैसे ही बस स्टार्ट होगी आप देखिएगा आप पीछे की ओर खिसकिएगा। बात को समझिए, जैसे बस विराम में था, आप भी विराम में थे, सीट पर बैठे हुए, तो जैसे बस मेरे भाई गति करेगा, गति करना स्टार्ट होगा, है ना, चलना स्टार्ट होगा, तो आपका जो ये जो कमर से, यानी आपका
कमर से ऊपर वाला जो पार्ट था आपका, वो क्या साथियों, वो पीछे की ओर जाएगा, वो पीछे की ओर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि साथियों आपका जो कमर से ऊपर वाला जो पार्ट था वो अभी भी विराम में ही रहना चाहता है, अभी भी वो साथियों विराम में रहना चाहता है, इसलिए तो पीछे जा रहा है। वो अपने अवस्था का विरोध कर रहा है, वो गति में नहीं आना चाहता, वो गति में नहीं आना चाहता। समझ रहे बात को ना? तो ये मैंने आपको बस वाला एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है ना। और बता दें, अब बस वाला एग्जाम्पल आपको गति की जरूरत नहीं देते हैं। जैसे मान चलिए बस आपका गति कर रहा था, आप भी उसमें बैठे थे, आप भी उसमें बैठे थे ना, तो मतलब आप जो उसमें बैठे थे मेरे भाई, अब जैसे बस रोक देगा, बस गति में था, बस रोक देगा, तो जैसे बस रोकेगा तो आपका शरीर जो था, कमर से ऊपर वाला शरीर जो था वो आगे की ओर झुकेगा। बात को समझना। विराम का जरूरत में क्या होगा, जैसे बस विराम में है, आप भी विराम में है, अगर चलना अचानक स्टार्ट हो जाए तो आपका बॉडी पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि वो विराम में ही रहना चाहता है, विरोध कर रहा है गति का। और गति की जरूरत में क्या है, बस गति कर रहा है, आपका बॉडी भी वो भी गति में है। तो जैसे साथियों आपका बस रुकेगा, आपका बॉडी जो है कमर से ऊपर वाला बॉडी वो आगे की ओर जाएगा। मतलब आगे की ओर क्यों जा रहा है, मतलब वो गति करना चाह रहा है। समझ गए बात को ना? तो ये आपका था, बता दी मैंने। अब एक और साथियों होता है दिशा का जड़त्व। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा चूँकि एनसीईआरटी में वो नहीं था इसलिए, लेकिन मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व क्या है? सिंपल सर, दिशा के परिवर्तन का विरोध करेगा, दिशा में परिवर्तन का विरोध करें। आपने जरूर महसूस किया होगा बस और टेम्पो पर जब आप चलते हैं, जैसे देखते हैं बस अगर सीधा चल रहा है, बस अगर सीधा चल रहा है या ऑटो सीधा चल रहा है, अब मान चलिए बस को कर्व लेना है, मतलब है ना, ये बस सीधा चल रहा है, अब अचानक बस को इधर मुड़ना है, तो जब इधर मुड़ेगा तो आपका बॉडी जो है ना, आप देखेंगे आपका जो बॉडी सीट पर बैठा हुआ है वो जो है एकदम इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, वो आपका इधर, मतलब जैसे सीधा था वो सीधा ही रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिशा का विरोध हो रहा है। बस सीधा चल रहा था, आपका बॉडी भी सीधा चल रहा था, है ना। अब बस मुड़ना चाह रहा है, इधर कर्व रास्ते में जाना चाह रहा है, तो आप बॉडी के देखिए, आपका बॉडी भी थोड़ा सा इधर जाता हुआ दिखेगा, आपने जरूर महसूस किया हुआ इस चीज़ का। तो वहाँ पर दिशा का विरोध करना चाह रहा है आपका बॉडी, ठीक है। तो ये आपका दिशा का जरूरत हो गया, ठीक है। तो ये आपका गति का जो आपका नियम था, सॉरी गति का नियम मैं कह रहा हूँ, प्रथम नियम ही मैंने आपको बताया है और आपका जरूरत बताया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं एक चीज़, संवेग को। संवेग अगर हम समझ जाते हैं तभी गति के द्वितीय नियम को आप समझेंगे, ठीक है। संवेग क्या होता है मेरे भाई, संवेग क्या होता है, संवेग को समझते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। सिंपल है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं। संवेग को P से सूचित करते हैं। P बराबर सूत्र क्या होगा, m गुना v, ठीक है ना। SI यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा, और v क्या, वेग का क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, ms इनवर्स 1 होता है। तो द्रव्यमान का kg और इसका v का ms इनवर्स, तो kg ms इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, kg बटे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, मतलब kg ऐसे होगा, 1 मिनट, kg और मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि m बटा s है, s ऊपर जाएगा तो ms 1 ही होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपका। अब सर संवेग को थोड़ा सा अच्छे से बताइए हमें। देखिए मेरे भाई, कोई भी वस्तु जब गति कर रहा है, सुनो ध्यान से, कोई भी वस्तु जब गति कर रहा है, जैसे मान चलिए आप, ये आपका बॉल है, ये गेंद है, इस गेंद को अगर आप फेंक रहे हैं, इस गेंद को आप क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इस गेंद को जब फेंकेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा। अरे होगा कि नहीं वेग, सर बिल्कुल वेग होगा, गति इनका रहेगा कुछ ना कुछ। अब इस गेंद का कुछ वजन भी तो है, अरे है कि नहीं वजन, सर बिल्कुल वजन है। तो जब गेंद को फेंक रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ वेग है, गति में आएगा ये, और इस गेंद का अपना कुछ ना कुछ वजन भी है। तो गेंद को फेंक दिए, गति भी हो गया, गेंद का वजन भी है, तो उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग का पहले डेफिनेशन समझ आया, अरे आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आया होगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ, उस वस्तु का अपना कुछ ना कुछ वजन भी है और उसका गति भी है। उन दोनों को गुना कर देंगे तो वो आपका मोमेंटम संवेग हो जाता है। समझ गए मेरे भाई बात को।